In this video, we are going to study about the introduction of pharmaceutical jurisprudence and the origin and nature of pharmaceutical legislation in India. Whenever we hear the term jurisprudence, the first thing that should come to our mind is the study of laws, the rules and the regulations relating to a particular act. ठीक है, the study of fundamental legal principles and is also the science of physiology of laws is known as jurisprudence. ठीक है, बट अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, तो वैसे तो हम अगर लॉज की बात करें तो हर फील्ड में, अब हम वो क्रिमिनल सीन्स ले लें या फिर हम कोई भी दूसरे फूड के टर्म्स में देखें, जो भी मतलब प्रोडक्ट्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, या फिर अगर हम मेडिसिन के टर्म में या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट देखें जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, यानी जिसका कोई थेराप्यूटिक यूज़ है, ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. तो इस फील्ड में जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस और एक्ट्स आते हैं उनको हम पढ़ते हैं अंडर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस. The branch of pharmaceutical science which deals with the knowledge of laws relating to the drugs and pharmaceutical products and about the pharmacy profession is known as pharmaceutical jurisprudence. Now let's see what is the origin and nature of pharmaceutical legislation in India. मतलब कि जो हमारा pharmaceutical legislation है उसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ. The first chemist shop in India was opened in 1811 by Mr. Bathgate, who came to India with East India Company in Calcutta. तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारी फर्स्ट केमिस्ट शॉप ओपन हुई थी इंडिया में वो हुई थी इन 1811 बाय मिस्टर बैथगेट, जो इंडिया आए थे विद ईस्ट इंडिया कंपनी इन कैलकाटा. द मैन्युफैक्चर ऑफ मॉडर्न ड्रग्स इन इंडिया वॉज स्टार्टेड एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी. और जो मॉडर्न ड्रग्स बनना स्टार्ट हुए इंडिया में वो हुई थी in late 19th century. During those times, the drugs were mostly exported in crude form and imported in finished form. तब क्या होता था, तब हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, बट हमारे इंडिया में हमें पता है जो यहाँ का लैंड है और जो यहाँ पर क्रॉप्स या फिर जो भी ड्रग्स के प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स या फिर नेचुरली हमें मिलती हैं, ऑब्टेन होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है. बट उस टाइम पे क्या था, यहाँ पे कोई भी कंपनी या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए कुछ भी नहीं था, तो ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट्स थे और ना ही इतना ज़्यादा एडवांस हुआ था तब मेडिकल साइंस. तो क्या होता था, यहाँ से ये जो हमारे क्रूड फॉर्म में ड्रग्स थी ये जाती थी बाहर और वहाँ से इम्पोर्ट होकर, वहाँ से मतलब इम्पोर्ट होती थी फिनिश्ड फॉर्म बन के. इसमें क्या होता था, जो हमारे जो वैल्यू थी हमारे प्रोडक्ट की वो हमें नहीं मिल पाती थी, और उसके अलावा भी बहुत सारे मिसयूज़ होते थे उसके, और हमारे जो जितना हमें प्रॉफिट होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता था. बट स्लोली क्या हुआ, यहाँ के लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हुई. अब ये जो हिस्ट्री है, अगर हम इसको रटने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा. आप इसको एक स्टोरी की तरह समझेंगे तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगी ये, ठीक है. तो as there was no restriction on the import of drugs and also the quality of drugs, so many adulterated and misbranded drugs got entry in India. तब क्या होता था, किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था. अब जब हम सारे एक्ट्स पढ़ेंगे तो तब हम उसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक्ट, ये सब कुछ पढ़ेंगे. तो ये सारे एक्ट बाद में इंट्रोड्यूस हुए, उससे पहले कोई भी ऐसे रूल्स नहीं थे, ना कोई रिस्ट्रिक्शंस थे. तो क्या होता था, बहुत सारे जब हम भेजते तो अच्छी क्वालिटी के ड्रग थे, बट एडल्ट्रेटेड यानी कि कुछ मिलावट वाली प्रिपरेशन बना के वो लोग भेज देते थे, या फिर कुछ भी मतलब मिस ब्रांडेड ड्रग्स भेज देते थे, जो रिक्वायर्ड उसकी क्वालिटी होना चाहिए वो नहीं होती थी. तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा था, ठीक है. तो टू दैट इफेक्ट सर हारून जाफर मूव्ड अ रेजोल्यूशन इन 1927 इन काउंसिल ऑफ स्टेट रिकमेंडिंग टू द गवर्नर जनरल टू टेक इमीडिएट स्टेप टू कंट्रोल द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स. तब इनका नेम हमें याद रखना होगा. सर हारून जाफर ने क्या किया, उन्होंने रेजोल्यूशन लिया इन 1927 और स्टेट और काउंसिल ऑफ स्टेट द गवर्नर जनरल से बात करी और उन्होंने कहा कि हमें एक इमीडिएट स्टेप लेना चाहिए ताकि हमारी जो ड्रग्स हैं हम उनकी क्वालिटी और उनका स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें. एज पर द रिकमेंडेशन इम्पोर्ट ड्रग बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1937. तो उनके मतलब उन्होंने जब ये रिकमेंड किया गवर्नर जनरल को, तब हमारे इम्पोर्ट ड्रग बिल इंट्रोड्यूस हुआ 1937 में. इन दिस लेजिस्लेशन असेंबली टू कंट्रोल द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स. सबसे पहले मतलब जो हमारा ये एक्ट या फिर रूल्स रेगुलेशन बनना स्टार्ट हुए थे, तो ये सबसे पहले इम्पोर्ट ड्रग बिल से स्टार्ट हुए थे. इसके बाद बहुत सारे एक्ट आए, हमारा फार्मेसी एक्ट आया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट. मतलब जो हमारे सिलेबस में है हम वो सब पढ़ेंगे, पर इन डिफरेंट वीडियोस. बट जो स्टार्टिंग हुई वो हुई थी हमारी इम्पोर्ट ड्रग बिल से, ठीक है. क्योंकि सबसे पहला जो गड़बड़ी हमने
हम बोल सकते हैं पकड़ी, वो इसीलिए पकड़ी कि मतलब हम लोग भेज तो क्रूड फॉर्म में अच्छी क्वालिटी के ड्रग रहे थे, पर जो हमारा इम्पोर्ट हो रहा था उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन का वो उतना अच्छा नहीं था. This bill didn't contain any provision about the manufacturing, sale and distribution of drugs. Thus, the drug bill was introduced in 1940. बट ये जो था इसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तो कुछ भी इसमें टर्म्स कंडीशन नहीं थी, तो फिर क्या हुआ, ड्रग बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन 1940 इन लेजिस्लेशन असेंबली एंड द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इन 1940 came into force. Presently, it covers provision relating to drug and cosmetics, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी. और अगर हम अब इस टाइम की बात करें तो हमारे पास कई सारे एक्ट्स हैं जिसमें हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस के साथ साथ हमारी आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन के को भी कवर करती है. सो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया.